हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss contingent contracts. तो इसके पहले वाले वीडियोस में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं, जिनमें हमने नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से लेकर वॉइड अग्रीमेंट तक डिस्कस किया है। तो अब इसके आगे हम स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उनको पढ़ने से पहले हमें कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को समझना ज़रूरी है। इसीलिए हम पहले कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके जो टाइप्स हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और इंडेमनिटी, बाद में बेलमेंट एंड प्लेज, तो इन्हीं सबको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो इनकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 31 में दी हुई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि हम एक्चुअली कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो किनको कहेंगे। तो यहाँ पे अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। मतलब जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो किस पर बेस्ड हैं, वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कुछ एक्टिविटीज़ या फिर कुछ एक्ट जो हैं वो या तो परफॉर्म करने पे और या फिर उनको ना परफॉर्म करने पर होते हैं। टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ़ सम इवेंट कोलेट्रल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। अब कुछ इवेंट ऐसे हैं जो कोलेट्रल हैं उस इवेंट के ऊपर, टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डजंट हैपन। मतलब उस कोलेट्रल इवेंट के कुछ होने पे या उसके ना होने पे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेस्ड होते हैं, और इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए और जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है इनके कंसेप्ट को समझने के लिए हम इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पर दोबारा जाएंगे ताकि हम इसको अच्छे से समझ जाएं। तो अब इसमें एक हमने एग्जाम्पल लिया कि यहाँ पर ए और बी जो हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। अब हमें नहीं पता कि अब वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, बस यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि ए जो है वो बी को 50 लाख रुपीज़ का लोन देंगे, लेकिन अब वो ये लोन जो है वो ऐसे ही क्यों दे रहे हैं, तो इस लोन को देने की एक कंडीशन रखी है ए ने यहाँ पर कि अगर बी जो है वो कोई भी एसोसिएशन है, मान लेते हैं ए एंड बी उस एसोसिएशन का पार्ट है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ए ये कंडीशन रखते हैं कि अगर बी वहाँ के प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो ए जो है वो तभी उनको 50 लाख रुपीज़ का जो है वो लोन देंगे। तो यहाँ पर अब ये जो इवेंट है कि वो प्रेसिडेंट बनेंगे बी, यहाँ पर ये इवेंट एक अनसर्टेन इवेंट है जो कि कोलेट्रल है किस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि यहाँ पर ए जो है वो बी को लोन देंगे 50 लाख रुपीज़ का। तो अब यहाँ पे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में ये की पॉइंट है कि यहाँ पे अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए एक, और दूसरा की वर्ड है यहाँ पर कोलेट्रल टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो जो भी अनसर्टेन इवेंट है वो कोलेट्रल होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब हम कोलेट्रल किसको कहते हैं, कोलेट्रल का मतलब होता है कुछ भी गिरवी रखना। तो इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आपको 50 लाख रुपीज़ का जो है वो लोन चाहिए, और उस 50 लाख रुपीज़ के लोन को लेने के लिए आप जो है अपने हाउस को वहाँ पे कोलेट्रल रख देते हैं, मतलब गिरवी रख देते हैं। तो अब आपको 50 लाख रुपीज़ का लोन जो है वो ऐसे ही तो नहीं मिल जाएगा, वहाँ पे उस आपको कुछ अमाउंट जो है वो पहले कोलेट्रल रखना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर जैसे हमने हाउस को कोलेट्रल रखा, वैसे ही इस वाले एग्जाम्पल में ये जो इवेंट है प्रेसिडेंट बनने का, ये कोलेट्रल है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कि 50 लाख रुपीज़ के लोन पर जो है वो बेस्ड है। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि ये ऐसे ही है ये कॉन्ट्रैक्ट, अगर हमें इसे लेमन लैंग्वेज में समझना हो। वैसे ये जो एग्जाम्पल है ये हम एग्ज़ाम में नहीं कोट कर सकते क्योंकि ये बहुत इनफॉर्मल सा एग्जाम्पल है और इसमें काफ़ी कंडीशन जो है जो असेंशियल होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए वो डिफाई करता है ये। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए रखा है यहाँ पर ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएँ। तो ये ऐसे ही है सेम, जैसे अगर मान लेते हैं आपके जो फादर हैं वो आपको बोलते हैं कि अगर आपके एग्ज़ाम में 90% जो है अगर मार्क्स आ जाते हैं
तो उसके बाद आपके फादर जो हैं वो आपको एक बाइक गिफ्ट करेंगे। तो अब ये जो 90% मार्क्स लाना है, ये एक अनसर्टेन इवेंट है जिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है कि आपके फादर जो हैं वो आपको एक बाइक जो है वो गिफ्ट करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो 90% मार्क्स हैं जो कि एक अनसर्टेन इवेंट है, वही इवेंट यहाँ पे प्रेसिडेंट बनना है, जो कि बी के पार्ट पे वो कंडीशन रखी है ए ने कि अगर बी प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो ए उनको 50 लाख रुपीज़ का लोन देंगे। सेम एज यहाँ पे अगर आपके 90% मार्क्स आ जाते हैं तो आपके फादर आपको एक बाइक जो है वो गिफ्ट करेंगे। तो अब ये जो एग्जाम्पल है फादर एंड सन का एग्जाम्पल है, इसमें एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस हैं वो डिफाई हो रही हैं, इसीलिए हमने सिर्फ इस एग्जाम्पल को यहाँ पे समझने के लिए रखा है। तो बैक टू दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे अब ए जो है वो 50 लाख रुपीज़ तभी देंगे बी को लोन जब वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे उस एसोसिएशन के। तो अब यहाँ पे इस कोलेट्रल को ये नहीं समझना है कि ये जो कोलेट्रल है वही कंसिडरेशन है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। आई होप आपको कंसिडरेशन की डेफिनेशन जो है वो याद होगी कि हम कंसिडरेशन किसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। अगर आपको याद नहीं है तो हम यहाँ पे उसको भी समझ लेते हैं एक बार शॉर्ट में, ताकि आप रिकॉल कर पाएँ उसको। तो कंसिडरेशन यहाँ पे वही होता है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर कर रही होती है, जिसपे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेस्ड होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कंसिडरेशन, वो 50 लाख रुपीज़ जो बी को मिलने वाले हैं, तो बी के लिए वो ये कंसिडरेशन है। और यहाँ पे वो ए के लिए क्या कंसिडरेशन हुई कि बाद में वो जो लोन का अमाउंट है वो रीपे होगा ए को, और हो सकता है वहाँ प्रेसिडेंट बनने से बी के उनको कोई फ़ायदा हो रहा हो, तो ये भी यहाँ पर जो है वो कंसिडरेशन हो सकता है। तो ऐसे ही जो दूसरी पार्टीज़ को मिल रहा होता है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के बदले में, उसी को हम कंसिडरेशन बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या समझना चाहते हैं कि जो कोलेट्रल है उस वो एक्चुअली जो है वो कंसिडरेशन नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कैसे? कोलेट्रल इवेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन से रिलेटेड नहीं होता कोलेट्रल इवेंट जो भी है वो। एंड कोलेट्रल इवेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, और वो कंसिडरेशन का पार्ट भी नहीं होता वो जो कोलेट्रल इवेंट है वो। तो अब इसको कैसे समझेंगे हम? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर सेम ए एंड बी हैं और वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, और अब वो एक कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब ए जो है वो बी को ऐसा बोलते हैं कि ए जो है वो उनकी बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट कर देंगे और उसके बदले में बी उनको 50 लाख रुपीज़ देंगे। तो अब यहाँ पे कंसिडरेशन क्या हुआ? बी के लिए कंसिडरेशन हुआ कि उनको बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग मिल रही है, और ए के लिए क्या कंसिडरेशन हुआ कि वहाँ उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के बदले में उनको वहाँ पे 50 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं। लेकिन अब इसमें कोलेट्रल कैसे हो सकता है? बिल्डिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड ओनली इफ कंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड बाय एन आर्किटेक्ट। अब यहाँ पर बी जो है वो ये कंडीशन रख देते हैं, यहाँ पे एक अनसर्टेन इवेंट आ जाता है कि वहाँ पर बिल्डिंग जो है वो तभी कंस्ट्रक्ट होगी जब उसका जो अप्रूवल है उसकी कंस्ट्रक्शन का वो एक आर्किटेक्ट जो है वो पास कर देगा। तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे बिल्डिंग का और ये 50 लाख रुपीज़ देने का, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बेस्ड किस पर है? एक अनसर्टेन इवेंट पर, जो इवेंट है कि वहाँ पर आर्किटेक्ट जो है जब तक उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को अप्रूव नहीं कर देगा तब तक वो बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं होगी। तो जब वो आर्किटेक्ट जो है वो अप्रूव करेगा उस बिल्डिंग को तभी उसकी कंस्ट्रक्शन होगी, तभी जो है ए को जो है वो 50 लाख रुपीज़ मिलेंगे बी के थ्रू। और यहाँ पे बी को भी तभी बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्टेड चाहिए जब वो अप्रूव हो जाए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है और इसकी कंसिडरेशन जो है वो इस अनसर्टेन इवेंट से रिलेटेड नहीं है और ना ही इसका पार्ट है। यहाँ पे कोलेट्रल इवेंट ये हुआ कि यहाँ पर आर्किटेक्ट जो है जब तक उसका अप्रूवल नहीं आ जाएगा तब तक वो बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं होगी। और यहाँ पर ये जो कंसिडरेशन है यहाँ पर वो है 50 लाख रुपीज़ और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। तो इसीलिए यहाँ पर बोला है कि कोलेट्रल इवेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसिडरेशन एंड ऑल्सो द कोलेट्रल इवेंट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। तो ना ही वो कंसिडरेशन का पार्ट है और ना ही वो डिपेंडेंट है, वो कोलेट्रल इवेंट डिपेंडेंट भी नहीं है कंसिडरेशन के ऊपर। तो यहाँ पे कोलेट्रल इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसिडरेशन है और उसका पार्ट भी नहीं है। तो अब जो कोलेट्रल इवेंट होते हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं? वो
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस हो सकता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो सकता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहाँ पे आपको लिखना है कि वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। सेम गोज विद इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो कि किस पर बेस्ड होते हैं, किसी इवेंट के होने पर या ना होने पर। और हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पे दो कीवर्ड्स हैं, एक अनसर्टेन इवेंट और एक कोलेटरल टू कॉन्ट्रैक्ट का इवेंट। तो इसी पर ये जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये बेस्ड होते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर बोला कि अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग if some event collateral to such contract does or doesn't happen, also called conditional contract। तो इसीलिए यहाँ पर हमने देखा कि एक कंडीशन थी यहाँ पर, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आगे परफॉर्म हो सकता था। इसीलिए इन कॉन्ट्रैक्ट्स को, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं। तो आई होप आप इसकी डेफिनेशन को जो है वो अच्छे से समझ गए होंगे, तभी आप आगे इसके रूल्स और इसका डिफरेंस समझ पाएंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंटिंजेंसी कॉन्ट्रैक्ट का क्या कंसेप्ट है, किस पर वो बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपलेस्ट लैंग्वेज में इसको समझा है थ्रू एग्जाम्पल्स, कि हम पहले कोलेटरल किसको कहते हैं, फिर हमने समझा कि कौन सा अनसर्टेन इवेंट है जिस पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेस्ड होगा। और यहाँ पर हमने ये देखा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट और असेंशियल पार्ट है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें हमने देखा कि जो कोलेटरल इवेंट है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसिडरेशन से। तो हमें इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमसे इसी कंसेप्ट पे बेस्ड जो हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पे फिर हम कंफ्यूज होते हैं कि वहीं पर हम उस कोलेटरल इवेंट को कंसिडरेशन बना देते हैं और उसको समझकर फिर उसका आंसर देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा आगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कंसिडरेशन को ही जो है वो कोलेटरल इवेंट समझ लें या फिर कोलेटरल इवेंट को हम कंसिडरेशन समझ लें। ये दोनों ही जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। कंसिडरेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होती है कोलेटरल इवेंट से। तो अब हम इसको आगे समझेंगे कि यहाँ पर रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, कि अब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनको परफॉर्म करते समय क्या रूल्स होते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 ऐसे रूल्स डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट रूल कहता है हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। अब यहाँ पे हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट हो रही है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अब यहाँ पे मान लेते हैं ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना है, और यहाँ पर ए जो है वो 5 लाख रुपीज़ का लोन जो है वो बी को देंगे। किस कंडीशन पर, कि अगर बी जो है वो सी से शादी कर लेते हैं, इफ़ बी एंड सी विल गेट मैरिड देन ए विल गिव अ लोन ऑफ ₹5 लाख टू बी। तो ऐसी एक कंडीशन है। तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। अब ये जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो किस कंडीशन पर बेस्ड है, कि यहाँ पर अगर बी और सी जो है वो शादी कर लेंगे तभी ए जो है वो 5 लाख रुपीज़ का लोन जो है वो बी को देगा। तो ये क्या है, किसी इवेंट के होने पर हो रहा है, कि ये एक पॉजिटिव इवेंट है और यहाँ पे उस इवेंट के होने पर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेस्ड होगा, तभी ए जो है वो 5 लाख रुपीज़ बी को देंगे। तो यहाँ पे इफ़ बी एंड सी विल गेट मैरिड देन ए विल प्रोवाइड लोन ऑफ ₹5 लाख टू बी। ऐसा एक इवेंट ऐसा हो रहा है अगर एक इवेंट में यहाँ पर, तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो किस पर बेस्ड है, हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट पर। तो यही हमारा फर्स्ट रूल है रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मान लेते हैं कि बी और सी अगर शादी कर लेते हैं, तो यहाँ पर फिर ए को ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा, उनको वो 5 लाख रुपीज़ का लोन जो है वो बी को देना पड़ेगा। तो इसी इवेंट पर ये बेस्ड थे और ये इवेंट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे फिर ए को अपना ऑब्लिगेशन जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट पे वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म हो रहा है। तो अब नेक्स्ट रूल क्या है यहाँ पर, इफ़ अनसर्टेन इवेंट डजंट हैपन। अगर कोई अनसर्टेन इवेंट जो है वो नहीं होता है तो वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म होगा। तो अब इसका क्या एग्जाम्पल लेंगे हम, कि यहाँ पर एक्स एंड वाई मान लेते हैं, 2 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं, और यहाँ पर एक शिप को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि
एक्स जो है वो वाई को 10 लाख रुपीस देंगे अगर जो शिप है, मान लेते हैं जिसमें उनका कोई कंसाइनमेंट जाना था या कोई भी किसी भी ट्रेडिंग के ऊपर मान लेते हैं वो शिप में होनी है, शिप के थ्रू होनी है वो ट्रेडिंग, और उस शिप की पे एक कंडीशन लगा दी यहाँ पे एक्स ने कि अगर वो शिप जो है वो वापस नहीं आता, इफ़ द शिप डजंट रिटर्न, तो एक्स जो है वो वाई को 10 लाख रुपीस जो हैं वो देंगे। तो ये क्या हो गया, ये किस अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड हुआ कि कोई इवेंट अगर परफॉर्म नहीं होता है तो अगर वो शिप वापस नहीं आएगा तो एक्स जो है वो वाई को 10 लाख रुपीस देंगे। तो ये एक अनसर्टेन इवेंट के ना होने पे बेस्ड एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो कब परफॉर्म होगा, अगर यहाँ पर ऐसा होता है बाद में कि शिप जो है वो सच में वापस नहीं आता है, तो इस केस में एक्स को यहाँ पे अपना ऑब्लिगेशन पे करना पड़ेगा और वाई को 10 लाख रुपीस जो हैं वो देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि इफ़ अनसर्टेन इवेंट डजंट हैपन, यहाँ पे कोई अनसर्टेन इवेंट जो है वो नहीं होने पे वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ड है। तो अब इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं जो है कि इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट अपॉन हाउ अ पर्सन विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम। अब यहाँ पे ये जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो किस पर बेस्ड है, हाउ अ पर्सन विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम। तो अब एक अनस्पेसिफाइड टाइम में एक पर्सन जो है वो कैसे एक्ट करेगा इसके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ए एंड बी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं और यहाँ पर क्या कंडीशन रखता है, मान लेते हैं कोई भी सर्टेन सम ऑफ मनी को लेकर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लेट्स से यहाँ पे 5 या फिर 50,000 रुपीज़ को लेकर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे ए जो है वो ये कंडीशन रखते हैं कि अगर बी जो है वो सी से शादी कर लेते हैं तो ए बी को जो है वो 50,000 रुपीज़ जो है वो देंगे। और इसमें आगे क्या होता है कि सी जो है वो बी से शादी ना करके डी से शादी कर लेते हैं। तो अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर ए और बी के बीच में जो वो कॉन्ट्रैक्ट होना था वो अब परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन थी कि अगर बी और सी शादी कर लेंगे तभी ए जो है वो 50,000 रुपीज़ जो है वो बी को देंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, बी ने सी से शादी ना करके सी ने यहाँ पे डी से शादी कर ली। तो अब इस केस में ए जो है वो बी को 50,000 रुपीज़ जो है वो नहीं देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे अनस्पेसिफाइड टाइम में कि कैसे एक पर्सन ने रिएक्ट किया, इस बेसिस पर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म होना था। तो अब अगर इस केस में आगे मान लेते हैं सी ने अगर पहले डी से शादी करी थी और मान लेते हैं किसी भी रीज़न से ये इनवैलिड डिक्लेयर हो जाती है और उसके बाद जो है वो सी जो है वो बी से ही शादी कर लेते हैं और यहाँ पर बी बाद में ए से ये बोलते हैं कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट हमने डिसाइड किया था अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो, तो ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पर बी ऐसा नहीं बोल सकते कि अब वो ए जो है वो उनको 50,000 रुपीज़ दें। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर ये जो एक्ट है ये इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म होना। यहाँ पर जो डिसाइड हुआ था पहले वो नहीं हुआ और अगर वो इवेंट बाद में परफॉर्म हो रहा है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब नहीं परफॉर्म होगा। तो यही हमारे रूल है रिगार्डिंग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कि यहाँ पे हमने देखा हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, यहाँ पर एक इवेंट के होने पर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म होना था। फिर हमने देखा कि अनसर्टेन इवेंट डजंट हैपन, अगर यहाँ पे शिप रिटर्न नहीं करता है तो यहाँ पे एक्स जो है वो वाई को 10 लाख रुपीज़ देंगे। तो ये नेगेशन में हो गया और ये उस इवेंट के पॉजिटिविटी पे हो गया कि अगर वो इवेंट होता है तो। यहाँ पे हमने देखा कि एक पर्सन कैसे एक्ट करेगा इसके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेस्ड है। यहाँ पे बी अगर सी से शादी कर लेते तो 50,000 रुपीज़ जो है वो मिलते यहाँ पर बी को, लेकिन अब सी ने जो है वो डी से शादी कर ली। तो अब इस केस में अगर बाद में भी बी जो है वो सी से शादी कर लेते हैं तो अब बी यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते कि वो ए से जो है वो 50,000 रुपीज़ लेंगे, क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल एक्ट हो गया बाद में। तो अब ये हमने समझे कंसेप्ट रिगार्डिंग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अब हम एक वेजर और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिफरेंस बिटवीन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वेजरिंग अग्रीमेंट्स। तो अब यहाँ पे पहले हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद वेजरिंग अग्रीमेंट जो है वो कैसे डिफरेंट हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से वो।
तो अब यहाँ पे फर्स्ट बेसिस है कि यहाँ पे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तभी हम इनको डिस्कस कर रहे हैं, तभी इनका परफॉर्म होना पॉसिबल होता है, क्योंकि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। लेकिन अब यहीं पर वेजरिंग अग्रीमेंट्स जो हैं वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। वेजरिंग का मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो भी बेटिंग और गैम्बलिंग पे बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको हम वेजरिंग अग्रीमेंट्स कहते हैं, जिनको हम नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि वेजरिंग अग्रीमेंट्स जो हैं वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सेकेंड है यहाँ पर पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट इंटरेस्टेड इन अकरेंस एंड नॉन अकरेंस ऑफ अ सर्टेन इवेंट। तो अब यहाँ पे जो दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि कोई एक इवेंट जो है वो फ्यूचर में जो है वो अकर होगा कि नहीं। तो उस इवेंट की अकरेंस और नॉन अकरेंस पे वो कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो बेस्ड होते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं उनको इसी में इंटरेस्ट होता है कि वो इवेंट जो है वो फ्यूचर में परफॉर्म होगा या नहीं होगा। लेकिन अब यहीं पर वेजरिंग अग्रीमेंट में क्या होता है कि पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट इंटरेस्टेड इन विनिंग और लूजिंग द बेट। अभी यहाँ पे जो दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होंगी उनको किस में इंटरेस्ट होगा कि कोई भी जो उनकी बेट है कि वो उसको हार रहे हैं या जीत रहे हैं, इस पे उनका फोकस होगा और इसी में उनका इंटरेस्ट होगा। लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में अकरेंस और नॉन अकरेंस पर ही होता है कि कोई इवेंट जो है वो फ्यूचर में अकर होगा कि नहीं होगा। थर्ड डिफरेंस यहाँ पर है द अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट इज़ अ कोलेट्रल। जो भी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है उसको एज कोलेट्रल रखते हैं, मतलब इवेंट को ही यहाँ पर कोलेट्रल रख दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर वेजरिंग अग्रीमेंट्स में क्या होता है, अनसर्टेन इवेंट इज़ द सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ द अग्रीमेंट, कि जो भी अनसर्टेन इवेंट है वो ही डिटरमाइनिंग फैक्टर है, मतलब वही अनसर्टेन इवेंट जो है वो डिसाइड करेगा कि एक अग्रीमेंट जो है वो फॉर्म होना है कि नहीं होना। लेकिन ऐसा यहाँ पे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं होता। यहाँ पे वही अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट जो है उसी को हम कोलेट्रल मानते हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अब वेजरिंग अग्रीमेंट में वो जो अग्रीमेंट है वही इस चीज़ पर बेस्ड होता है कि कोई भी अनसर्टेन इवेंट जो है वो ही डिटरमाइन करेगा कि वो अग्रीमेंट जो है वो फॉर्म होगा कि नहीं। तो इसी के साथ हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का पूरा टॉपिक ख़त्म होता है। तो आई होप आपको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की सारी टर्म्स एंड कंडीशन, इसकी डेफिनेशन, इसके रूल्स और डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग अग्रीमेंट्स एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो समझ में आ गया होगा। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।